बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। और पाकिस्तान में आज डेफिनेटली एक अहम दिन इसलिए कहा जा रहा है कि जो अदालतों की तारीख के हवाले से फ़ैसला आया है, कुछ अगर देखें तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अपील थी उसको मंजूर कर लिया गया। और साथ साथ बात यह आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें देने वाला मामला था वो ख़त्म हो चुका, यानी कि अब ये नशिस्तें बढ़ जाएंगी। और ये वो कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों को दे दी जाएंगी। इसी तरह सूबाई असम्बलियों की भी बात की जाएगी। इस फैसले के पीछे मुहर्रिकात क्या थे, और 12 जुलाई का जो फैसला था उसको मुअत्तल किया गया और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको बहाल रखा गया। अब 7-5 के तनासुब से इस फैसले को दिया गया। इस फैसले के हवाले से जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद है। काशिफ रफ़ीक साहब, हमारे ब्यूरो चीफ कुलीग, अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ मौजूद है रियासत अली आज़ाद साहब, जो कि साबिक इस्लामाबाद बार के सदर हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमर सब्ज़वारी साहब, सीनियर मोस्ट बैरिस्टर कमर सब्ज़वारी साहब, सीनियर मोस्ट लॉयर हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और इब्रार अस्तोरी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, हमारे नुमाइंदा न्यूज़ वन, जिन्होंने आज इस चीज़ को कवर किया। और बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इब्रार अस्तोरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हेलो इब्रार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी इब्रार, ये बताइएगा कि क्या माहौल था? हमने देखा बड़ी गर्मा गर्म बहस भी चली हामिद खान साहब के साथ, जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर का मुकालमा भी हुआ, कुछ गुस्से का इजहार भी किया गया। फैसला आने के बाद क्या माहौल था वहां पे, कैसे देखते हैं इसको आप? देखें, आज जो कमरे अदालत का माहौल था, खासतौर से फैसला महफूज होने के बाद मैंने नोट जब पर्सनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, वकला थे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, वो फैसला आने से कबल ही मैदान छोड़कर भाग चुके थे। शायद उनको ये एहसास हो चुका था या उनको समझ आ चुकी थी कि फैसला उनके खिलाफ आ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चंद खवातीन ही कमरे अदालत में मौजूद रही और फैसला उन्होंने सुना। जो न कोई मेंबर असेंबली मौजूद थी, न कोई वकला वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद भी हमने देखा मीडिया टॉक करने के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स वहां पर मौजूद नहीं था, सिवाय करल शोजत, जिसके पास इस वक्त न वो मेंबर असेंबली है, वो मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवार जरूर थी। तो ये सूरत हाल कमरे अदालत में थी और वकला बड़ी तादाद में मौजूद थे, साथी मौजूद थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सगाई में इस 10 रुकनी बेंच ने, क्योंकि जस्टिस सलाउद्दीन तोमर साहब ने आज इस केस को सुनने से माजरत की थी, उसके बाद 10 जजेस की जानिब से इस केस का फैसला सुना गया था, फैसला महफूज किया गया। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 7-5 से इस फैसले को सुना दिया। और 12 जुलाई का जो फैसला था 13 में से 8-5 के तनासुब से, उस फैसले को नजरसानी जो दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, JUI की जानिब से, वो नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की गई। और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, उस फैसले को दोबारा बहाल किया गया है। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें, खासतौर पे उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस जमाल मंगुटेल ने भी दिया था 39 नशिस्तों की हद तक, जिसको इलेक्शन कमीशन नोटिफाई भी कर चुका था। अब वो नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 0 पॉइंट पर खड़ी है। ठीक है इब्रार, ये बताइएगा, आपने कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग जा चुके थे, यानी कि मैदान छोड़ के अदालत से, उसकी वजूहात क्या थी? कुछ मुकालमा जो अदालत के अंदर चल रहा था हामिद खान साहब से जजेस का, उसमें बरहमी का इजहार किया गया था जजेस की जानिब से, या क्या स्टोरी थी, आप क्या देखते हैं? जी देखें, हामिद खान चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, तो वो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दलाइल दे रहे थे। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने दलाइल दी, आज भी वो इसी तरह के ही दलाइल दे रहे थे। तो गुज़िश्ता रोज की समाअत में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से उन्होंने कुछ अपने तासुरात अदालत के सामने रखा था और कहा था कि काजी फायद ईसा ने उनका मौक़िफ़ नोट नहीं किया और अदालती जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर में उनके जो अल्फाज थे या उनके जो दलाइल थे, उनके आर्गुमेंट थे, उनको वहां पर ऐड भी नहीं किया। तो उन्होंने ये शिकवा किया, ये गिला किया अदालत के सामने। तो उस पर उसी दिन गुज़िश्ता रोज भी ये कहा गया था अदालत में कि जो शख्स अब मौजूद ही नहीं है, अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से कहा गया कि उसके हवाले से हम बात नहीं सुनना चाहते। तो आज भी 26वीं आईनी तरमीम का बार बार हामिद खान साहब जिक्र कर रहे थे कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है उसको सुने, उसका फैसला करे और उसके बाद ही
चाहे वो मखसूस मैसेजों का केस हो या दीगर मुकदमात हो। ठीक उन केस- ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार स्टोरी, आप हमारे साथ रहे, आपने हमें आगाह किया। मैं आगे बढ़ूंगा और बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बैरिस्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि आज का फैसला जो है इसका पाकिस्तान की सियासत पे आप क्या असरअंदाज देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने शरीके गुफ्तगू किया। आप सबको पता है पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो सियासी नौइयत के जो फैसले अदालतों से लिए जाते हैं उससे भरी पड़ी है। आपने पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत सारे ऐसे सर ये फर्क है, जो जुमला आपने इस्तेमाल किया है इसमें दो चीजों में तजाद है। फैसले लिए जाते हैं या फैसले दिए जाते हैं, ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं इसकी वजाहत चाहूंगा। पाकिस्तान की तारीख इन दोनों जुमलों से भरी पड़ी है। फैसले लिए भी जाते हैं और फैसले दिए भी जाते हैं। आपको याद होगा कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को हटाया गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो उस वक्त हमारे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो काला कोट पहन के गए थे और उस वक्त भी जमहूरियत का जनाजा इसी सुप्रीम कोर्ट से निकला था। आपको ये भी याद है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी लगी तो आज उसी केस के मुतालिक कहा जाता है कि वो एक जुडिशियल मर्डर था। और आज का जो केस है, आज का जो फैसला है, उसके मुतालिक भी जरा अगर आप थोड़ा सा देखें इसको, हकायक तो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने, आपके सामने। कौन नहीं जानता आज कौमी असेंबली के अंदर अगर एहतजाज होता है, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं तो उनके हाथ में प्ले कार्ड्स होते हैं, इमरान खान को रिहा करो। पंजाब असेंबली के अंदर अगर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, असेंबली मेंबर्स, यही नवाज शरीफ साहब के लिए होता था जी, रिकॉर्ड करवाते, यही नवाज शरीफ साहब कर लेने दीजिएगा। वो जब एहतजाज करते हैं तो उनके हाथों में इमरान खान के हवाले से प्ले कार्ड्स होते हैं। तो ये बात तो रोज़े रोशन की तरह यह है कि पार्लियामान के अंदर या असेंबलीज के अंदर जो लोग बैठे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और उनकी वाबस्तगी हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी। KPK के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है एक इमरान खान के नाम के ऊपर, और उस वहाँ का वज़ीर आला बार बार ये कहता है कि मेरे पास ये अमानत है इमरान खान की, जिस दिन वो कहेंगे मैं इसको छोड़ दूंगा। तो गुजारिश ये है कि इस तरह का फैसला आना, देखें ना, पहले एक फैसला है और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जिसके ऊपर आज हामिद खान साहब ने भी बार बार ये बात की कि ये रिव्यू पिटीशन थी। रिव्यू पिटीशन का मतलब है कि ये नज़रसानी थी। नज़रसानी का मतलब कि इसके ऊपर दूसरी निगाह डालनी थी। पहली निगाह जिन जजों ने डाली, जिन जज साहबान ने डाली, उनके पास ये इख्तियार था कि वो दूसरी निगाह डालते। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जजेस जिन्होंने दूसरी निगाह डालनी थी, वो 5 जजेस मौजूद हैं, लेकिन उनको इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। 2 जो थे ऑलरेडी, आयशा मलिक साहिबा और साथ जो है अकील अब्बासी साहिबा, वो ऑलरेडी ये कहकर इस बेंच से दस्तबरदार हो गए कि हम इस रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जिन जजेस ने आज फैसला किया हमारे लिए इंतहाई ऑनरेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के अंदर, रिव्यू के अंदर इस तरह की नज़ीर नहीं मिलती। ठीक ठीक, शायद साहब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं काशिफ रफीक साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप गुफ्तगू सुन रहे थे शाहिद साहब की भी, उन्होंने कहा कि जिस तरह की नज़ीर नहीं मिलती कि वो जजेस जिन्होंने फैसला दिया था वो नज़रसानी में नहीं बिठाए गए और दूसरे जजेस बैठ कर उस पर फैसला दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। बैरिस्टर साहब, ऐसी नज़ीर भी नहीं मिलती थी कि एक बंदा गिरफ्तार हो गया था और एक चीफ जस्टिस ने गिरफ्तार बंदे को बुला के कहा मेहमान बनाओ और सुबह छोड़ दो। नज़ीरों की बात करेंगे तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। मैं तो एक सादा सा तालिब इल्म हूँ, मेरी तो सिर्फ एक गुजारिश है, ये पाकिस्तान का निज़ाम एक आइन के ताबे है और आइन को बनाने वाला पार्लिमान है। अगर आपको उसकी तरामीम पे एतराज़ है, उसकी कानून साजी पे एतराज़ है, होना चाहिए, उसमें तरमीम और तरहीफ करने का एक तरीक़ाकार है और वो है 2/3 अक्सरियत। उस 2/3 अक्सरियत को ले लीजिए अब और तमाम का तमाम आइन जो है वो रीराइट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट आइन को तशरीह कर सकता है, रीराइट नहीं कर सकता। अब इसके ऊपर इस्तदलाल हो सकता है कि जी आइनी तरमीम कैसे करवाई गई, नंबर कैसे किए गए, अच्छा वो सिंबल क्यों ले लिया गया, लेकिन हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ ने बावजूद तमाम कोशिशों काविशों के, नोटिस के, उन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, सिंबल वापस गया। उसके बाद मुझे अब एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े कानूनदान माशाल्लाह तहरीक इंसाफ में शामिल है, हामिद खान साहब का एक नाम है, बैरिस्टर, एक से एक हीरा पड़ा हुआ है,
उनको इतनी बात ही समझ नहीं आई कि आप सुन्नी ताल काउंसिल में शामिल हो रहे हैं, जिसका चेयरमैन खुद सुन्नी ताल काउंसिल की जो खुद टिकट पे आजाद इलेक्शन लड़ा, नहीं लड़ रहा, जो खुद आजाद अच्छा लड़ा। फिर आपने सुन्नी ताल काउंसिल ने इलेक्शन होने से पहले मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि जी आप इनको 15 दिन और दें ताकि ये अपनी वफादारी के हलफ दोबारा जमा करा सकें। भाई पहले जब आपने जमा कराया उसको रीराइट कौन करेगा, उस हलफ को आगे पीछे कैसे करेंगे। सो हजूर यहाँ पे हर किसी ने अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक चीज़ों को किया। और आपका जो एतराज़ जिन जजेस साहबान ने फैसला दिया, हजूर 26वीं आईनी तरमीम हो गई, उसके बाद आईनी बेंच बन गया। आप ये तो देखिए उन जजेस का भी कमाल तो है ना जी कि वो चैम्बर में बैठ के जो सा वो ऑर्डर पास करते थे कि आईनी तरमीम होने लगी है, चैम्बर में बैठ जाओ और चीज़ें करना शुरू कर दो। यहाँ पे अदलिया, यहाँ पे मुकन्ना, पार्लिमान सारे के सारे जो से हैं वो अपनी अपनी अलाइनमेंट हदूदों का यूज से बाहर जा रहे हैं। जब हमने सिस्टम की बात करनी है, आइन की बात करनी है, कानून की बात करनी है, फिर हमें सबको बात करनी चाहिए कि जी किस किसने क्या किया। और आखिरी बात यह है कि आज भी 26वीं आईनी तरमीम पे एतराज है, इस कानून साजी पे एतराज है, इस सुप्रीम कोर्ट पे एतराज है, इनके जजेस पे एतराज है। हजूर आप आईनी तरमीम ले आइए, 2/3 अक्सरियत हो, आप हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बिल्डोज करते हैं, हमें क्या मसला है। हम तो आइन को देख रहे हैं। नंबर गेम की बात है, मैं आगे बढ़ता हूं। आप पार्लियामेंट अपना मैदान छोड़ के, जी भाई आपसे जवाब लूंगा, आपकी टर्न पे रोडों पे जा रहे हैं, आप मैदान छोड़ के डील और ढील की बात कर रहे हैं, आप मैदान छोड़ के IMF को खत लिख रहे हैं। ये कौन सी सियासत आपने की। तहरीक इंसाफ ने जो आज किया उसका सबसे ज्यादा नुकसान तो तहरीक इंसाफ को खुद हुआ। और इस फैसले का जो नताइज है वो सिर्फ कौमी असम्बली नहीं, ये प्रोविंशियल असम्बलीज सूबाई असम्बलियों में हर जगह जाएगा। ठीक है, मैं आ गया तो रियासत अली आज़ाद साहब, हम बात करते हैं इस फैसले के सियासत पे, पाकिस्तान की आने वाली सियासत पे असरात क्या देखते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम भाई, मैं समझता हूँ कि ये जो फ़ैसला है जो जजेस साहबान ने दिया है, जिनकी अपनी कॉम्पिटेंस को उस 26वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। मैं बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मेरी भी पिटीशन वहाँ पे आज भी पेंडिंग है, वो आज तक फिक्स नहीं हुई। जिनकी कॉम्पिटेंस को हमने चैलेंज किया है वो जजेस साहबान उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो 26वीं तरमीम से पहले थी, जैसे कि बैरिस्टर साहब भी फरमा रहे हैं और मेरा भी बिल्कुल वही व्यू है कि रिव्यू यानी उसी चीज़ को दोबारा देखना। कौन, इसका मतलब आप देखें कि मैंने एक चीज़ को देखा है तो उसको रिव्यू भी मैं ही कर सकता हूँ। इसको अगर आप थोड़ा सा इस लफ्ज़ को ब्रेक कर लें और इसमें थोड़ी सी स्पेस दें, पास दें, रिव्यू, ये है रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला वही जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया था उन्हें ही सुनना चाहिए थे। आज फिर भी अगर आप देखें, जिसको आप 6-7 का फैसला कह रहे हैं, अगर वो 2 जजेस साहबान आयशा मलिक और उनके साथ जो दूसरे जज साहब थे जिन्होंने अकील अब्बासी साहब शुरू में उन्होंने रिव्यू को डिसमिस किया था, अगर उनको भी ऐड करें तो फिर भी ये माइनॉरिटी व्यू है। फिर इससे भी आगे जो पहला मेजॉरिटी व्यू था, आज आपने उन जजेस साहबान में से 5 नए जजेस बिठा के 26वीं तरमीम वाले, आज आपने ये एक नई अदलिया की एक तारीख रकम की है। मैं समझता हूँ कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, काला कोट पहनने वाला और जुडिशल हिस्ट्री में और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी हजीमत और इतनी मैं समझता हूँ कि मेरे लिए कि ये एक फ़ैसला रिव्यू में मेन जजमेंट को उड़ाने का ये पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इम्तहान देता हूँ, मेरे 33 नंबर आते हैं, मुझे ग्रेस मार्क्स दे के पास किया जाता है, ठीक है, ये तो मेरा अपना रिजल्ट। लेकिन एक शख्स जिसने इम्तहान ही नहीं दिया, आप उसको डिग्री कैसे दे सकते हैं। ठीक है, पीटीए इंटाइटल नहीं है, मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि उन्होंने गलतियां की, जो भी है, SIC है, उनको भी छोड़ दें। मुझे सिर्फ इतना सा बता दें, अशतर औसाफ का स्टेटमेंट चला दे, उन्होंने कहा था कि PTI को नहीं मिल सकती, लेकिन ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं मिल सकती। इसमें मैं आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 51D और उसका प्रोवाइजो रेफर करूंगा। उसमें यह लिखा हुआ था कि आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है विद इन 3 डेज। उसमें किसी जगह पार्लिमानी पार्टी का जिक्र नहीं है, किसी जगह पे यह जिक्र नहीं कि उसने इलेक्शन
इलेक्शन कंटेस्ट किया हो, चूंकि वो उस वक्त आज़ाद थे। फिर इस पे 1972 सुप्रीम कोर्ट आसमा जिलानी केस, 2007 सुप्रीम कोर्ट तसद्दक जिलानी साहब की जजमेंट, फिर 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसमें उन्होंने ये होल्ड किया था कि अगर फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्डर or building that is illegal, superstructure which is made over that building, that would be considered illegal and unconstitutional. In the light of that 12 जुलाई की जजमेंट आ गई, उन्होंने ये होल्ड कर दिया। उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। हमने तो सुना था कि डाइसेंट नोट जजेस देते हैं, उसमें तो 3 जजेस ने ये भी कहा था कि इस पर अमल दरामद ना किया जाए। उस पर आर्टिकल 189 जो था कॉन्स्टिट्यूशन का कि द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द इंस्टीट्यूशन, उस वक्त वजारत ने आप इजलास बुला लिया। मुझे सादी सी बात बताएं कि पूरी दुनिया की तारीख में आज वो क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के लिए एक पंजाबी का मैगज़म है कि अन्ना वंडे रेवड़ियां ते मुड़ मुड़ अपने नु, ये वो सीटें जिसके लिए पीटीए इंटाइटल नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हो सकती है, उनको आप कैसे दे सके। इसका मतलब है कि जो 26वीं तरमीम बनाते हुए 72 उठक बैठक हुई थी, इस फैसले से अब आइंदा जो अमेंडमेंट होगी उसमें 72 उठक बैठक नहीं होगी। आराम से आप अपनी मर्जी से फैसला जो आइन के अंदर करना चाहते हैं। अव्वल तो 1973 का आइन अब रहा ही नहीं, इतनी अमेंडमेंट्स आ गई। अब जुल्फकार अली भुट्टो का जो आइन था मुझे तो किसी जगह पे नजर नहीं आता, दूरबीन से भी अगर देखो तो शायद नजर ना आए। अब तो एक नया आइन इंट्रोड्यूस करवा गया। पहले आपने 35 का दिया इंडिया एक्ट, फिर आपने 56 का दिया, आपने 62 का दिया, फिर अल्टीमेटली आपने 1973 का आइन दिया। और कुफर टूटा खुदा खुदा करेगा। अगर आपके पास आइन आ भी गया है उसमें 27 तरमीमात कर दी और पूरा आइनी स्ट्रक्चर उसके अंदर आगे बढ़ूंगा। बैरिस्टर कमर सब्जवारी साहब की जानिब कर दिया। बैरिस्टर साहब, बात आती है कि मेलाफाइडी इंटेंशंस के साथ बहुत सारे काम होते हैं और जब फैसले आते हैं तो हमेशा उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हर वो पार्टी जिसके ख़िलाफ़ आता है वो क्रिटिसाइज़ करती है, तौजीहात मौजूद होती हैं, आर्गूमेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये फ़ैसला पाकिस्तान की सियासत की तारीख़ का रुख बिल्कुल यकसर बदल देगा। रियासत अली आज़ाद साहब ने कहा कि अगर पीटीआई की नहीं है तो ये किसी की भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने इस तरह का अमल किया तो आपकी तो पार्लियामेंट ही मुकम्मल नहीं होती। नामदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद, आसिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज यहाँ मुझे मदऊ किया और हमेशा आप मौका देते रहते हैं। हमें थोड़ा सा हमेशा जब भी आइनी कोई ऐसा या सियासी मामला होता है इसके हमेशा 2 पहलू रहते हैं। एक पब्लिक में क्या उसकी अपील है और पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, बिल्कुल, और एक कानूनी पहलू क्या है। तो जो आज का फैसला है मेरे लिए मोर और लेस ये एक्सपेक्टेड था और मुझे ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बड़ी पेशेंट हेयरिंग दे के अब किया। डिटेल जजमेंट से बहरहाल पता चलेगा रीजनिंग्स क्या हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो इत्तफाकन जब ये शुरू हुआ और पीटीआई जब मुतालबा करती है कि उसको सीट्स दी जाएं या एसआईसी को सीट्स दी जाएं इलेक्शन कमीशन में, तो वहाँ भी मैं भी अपनी वो पार्टी नहीं है इसमें, मैं पेशेवराना जिम्मेदारियों की वजह से वहाँ मौजूद था और वहाँ यही सवाल किया गया कि एसआईसी ने तो खुद कह दिया कि हमें रिजर्व सीट्स चाहिए नहीं है, तो हम एसआईसी को कैसे दे दें। एक बात से पीटीआई वहाँ मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी ही कहलाती है, क्योंकि जब रुकन ने करना है सर, ये आइन का हिस्सा है कि जो रुकन इलेक्ट होगा 3 दिन के अंदर अंदर उसने 3 दिन में बताना है कि वो किस सीट पे जाएगा। ये आइन में लिखा है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेगा। उधर 15 दिन दिया गया सर, 15 दिन ये लिखा गया कि अगर वो नहीं कहेगा तो वो फिर जितनी टर्म है पार्लियामेंट के लिए उसमें कंसिडर होगा कि वो एक आज़ाद रुकन की हैसियत से किसी पार्टी के साथ उसकी एफिलिएशन नहीं देखी जाएगी, जिस पर फिर 5 मेंबर बेंच की जजमेंट आती है पेशावर हाई कोर्ट की, उसको असेल किया जाता है। एक तो फॉरेन स्टे, एक पावर ऑफ स्टेज हमारा चल रहा है बड़े अरसे से, वो जजमेंट सस्पेंड कर दी जाती है। मुझे उससे फीलिंग ये उस सस्पेंशन से और जो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे बेंच में की कि दैट वाज पैंडरिंग टू दी पब्लिक ओपिनियन रादर देन कोई लॉ एंड फैक्ट्स। काजी फाइज ईसा साहब का जो नोट्स थे उसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा था कि जजेस का टिल्ट जो है, सियासी टिल्ट मौजूद है। ये बड़ी अहम चीज लिखी गई थी और जो कि नहीं होना चाहिए, गैर जानिबदाराना होना चाहिए। अब वहां पर वो कर देते हैं, सस्पेंड करते हैं और उसके बाद फरमाते हैं
कि जब पूरी डिटेल जजमेंट देते हैं कि अब जाकर ये 15 दिन के अंदर अंदर अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन साबित कर दें, ये कहाँ लिखा है? दैट वाज री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रिव्यू होना ही होना था। एक बात मेरे कुछ दोस्तों ने यहाँ पर कहा और कि जी वो रिव्यू जो है वो तो वही बेंच करेगा। ये तो जनाब फॉर्म शॉपिंग होती है कि मुझे मेरा जज तो यही सुना जाएगा, मुझे और जज नापसंद है। और जब आप पॉलिटिकल डोमेन में करते हैं तो ठीक है, आप बाहर आके शायद ये बात करें। उसमें से तो बहुत से जज बेंच रिटायर को हो भी चुके हैं। पहले दिन से आपने उस बेंच को भी इन्वाइट किया कि जनाब मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे अपनी पसंद के जजेस चाहिए। अपनी पसंद के जजेस कभी भी नहीं होते। बात यह कि मेरिट्स पे क्या और बुनियाद क्या गलत है कि नहीं है। तो बुनियाद तो गलत है जब आप एक पार्टी को आइन में लिखा है आपने 3 दिन में ज्वाइन करना है, आप लिख के कहते हैं अब जाओ और अब जाकर अपना बयान एल्फी जमा करो, तुम्हें कौन सी पार्टी चाहिए। उस पार्टी का वजूद है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन ये कहाँ लिखा है और ये कैसे वो जजेस फरमा सकते थे? वो पार्लियामान का काम था, पार्लियामान उनको कोई चॉइस दे देती तो दे देती कानून साजी करके। जजेस अपनी जजमेंट से ये नहीं कर सकते। 26वीं तरमीम को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स की जानिब से अगर उनके आर्गुमेंट्स को सुने तो बार बार उसको आड़े हाथ लिया गया और उसके ऊपर कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाती रही। ये उनका हक है, इस्तेकाक है, क्रिटिसाइज वो कर सकते हैं, लेकिन उससे स्ट्राइक डाउन करवाना जो कि ये हमारे यहाँ ये बुनियाद चली सिर्फ केशवानंदा भारती केस से। केशवानंदा भारती केस कहता था कि जी बेसिक स्ट्रक्चर जो है आइन का, उससे चूंकि इंदिरा गांधी साहिबा ने जो वहाँ पर आइन में तरामीम की उसको स्ट्राइक डाउन किया इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, कह के कि ये आइन की बुनियादी रूह के मुनाफी है। हमने भी वो यहाँ इम्पोर्ट किया और ये कहते हुए कि जी बेसिक स्ट्रक्चर से जो चीज़ करेगी वायलेट करते हुए वो मुतसादिम होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड करेगी। लेकिन आप ये देखेंगे ना कि आप कहाँ तक जाएंगे और क्या ये बुनियादी रूह से अगर मुनाफी है कि नहीं है, ये डिटर्मिनेशन भी आप करेंगे ना जब आप पहले ही एक टनल विजन के साथ पैंडरिंग टू द पब्लिक ओपिनियन करते हुए ये कहें कि जनाब ज्यादती हो रही है। तो ये आप पब्लिक को तो अपील कर रहे हैं, आप अपने वोटों के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अदालतों में जज्बात से ज़्यादा कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है और उसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, उससे आप बाहर तभी जा सकते हैं जब वहाँ पर रिफाज मबहम हो। अब वहाँ मैं दोबारा ये तीसरी बार ही शायद हमने तो ये भी देखा कि फैसलों में आइन को रीराइट किया गया। मैं कमर साहब ब्रेक लूंगा, उसके बाद हम अपने पैनलिस्ट से दोबारा गुफ्तगू करेंगे। हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम न्यूज़ 1 टुनाइट में। बैरिस्टर शाहिद साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कुछ चीज़ों पे आर्गूमेंट्स के हवाले से कहा, काशिफ साहब की बात के बाद मैंने कहा था अपनी बारी पे हम बात करेंगे। आपने आर्गूमेंट सुने हमारे दोस्तों के। आपके ख्याल में जब हम ख्वाहिशात की बात करते हैं तो हमारे बेशतर केसेस में अदालतों में सियासी बुनियादों पर जो केस लड़े जा रहे होते हैं, जिसमें आपको याद है जस्टिस फाइज ईसा ने यह भी कहा कि जजों का टिल्ट सियासी जमातों की तरफ नहीं होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि हम अपनी ख्वाहिशात की ऐनक से फैसलों को देखते हैं? देखें, बात मैंने सारी सुनी। आईने पाकिस्तान को अगर देखें, जिस तरह रियासत आज़ाद साहब ने बात की कि शायद वो 73 का आइन तो कहीं नजर ही नहीं आता। 73 का आइन का जो स्टार्ट था वो ये था कि सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी एंड द एक्सरसाइज ऑफ पावर, जो स्टेट की जो पावर है, there could be exercised through the chosen representative people of the Pakistan. chosen representative से मुराद क्या है? वो ये है कि आपने एक इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू, एक डेमोक्रेसी के थ्रू आपने मुंतखब होकर आना है और उसके बाद आपने इस मुल्क की भाग दौड़ को संभालना है और इस मुल्क के अवाम ने जिन्होंने आपको भेजा उनके मुतालिक फैसला करना है। अब हुआ क्या, जिस तरह मैंने पहले ये बात की कि 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ निशान ले लिया गया, नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए बल्क के अंदर, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। और जब ये मेन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो इन सारे हकाइक को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या उस वक्त? 13 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया कि हम इसको एडवर्सेरियली नहीं चलाएंगे बल्कि इंक्विजिटोरियल सिस्टम को अप्लाई करते हुए हम इस केस के फैसले तक पहुंचेंगे। अब इंक्विजिटोरियल से मुराद क्या था? उन्होंने कहा कि वी विल इंक्वायर इनटू द मैटर। हम कंप्लीट जस्टिस जो आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उस तक पहुंचने के लिए हम देखेंगे कि हकाइक क्या थे। अब हकाइक क्या थे? जब उन्होंने देखे नॉमिनेशन पेपर्स, एक एक नॉमिनेशन पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक मेंबर का निकाला गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंगवाया गया और उसके अंदर कैटेगोरिकली रोज़े रोशन की तरह ये लिखा हुआ था कि आई बिलोंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
एंड ऑन दैट बेसिस देयर नॉमिनेशन पेपर्स वर रिजेक्टेड। उसके बाद वो अपील्स के अंदर गए और अपील्स में जाने के बाद आरोज ने कहा कि अगर आप ये तहरीक इंसाफ को मिटा देंगे, आप आज़ाद हसीयत से आ जाएंगे, तो आपके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, जो एक्सेप्ट हुए बाद में। तो जब इलेक्शंस के अंदर गए, जब ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने रखी टू डू द कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट दे डिड वाज दे डिड इट राइटली कि ये सीटें जो है अवाम ने मैंडेट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो कैंडिडेट्स वहाँ पे जीत के आज पार्लियामान के अंदर बैठे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के ऊपर आए हैं। तो ये सीट सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं और उन्हीं को ही देनी चाहिए और इसके ऊपर मेजॉरिटी की जजमेंट है। लेकिन इसमें बैरिस्टर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसमें पार्टी नहीं थी, और SIC को भी देखा जाए तो उसका वजूद नहीं था उसके अंदर। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे, मैं बार बार इसी बात पे आ रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जिस प्रोसेस को अडॉप्ट किया, उन्होंने कहा कि वी विल इन्वेस्टिगेट इनटू दिस मैटर इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस। और इन्वेस्टिगेशंस के अंदर उन्होंने एक एक बंदे का जो था नॉमिनेशन पेपर्स उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंगवाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सवालात किए गए, वहाँ पे मौजूद तमाम सियासी जमातें जो वहाँ पे थीं इंक्लूडिंग द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उनको पूरा मौका दिया गया। और उसके बाद जब ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर ये लोग इलेक्शन लड़के आए हैं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर कोई पार्टी नहीं भी थी तो आर्टिकल 187 के अंदर जब आपने कंप्लीट जस्टिस करना है तो आपने पूरा इख्तियार देना है, आपने इंसाफ करना है, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है। एंड दैट वाज राइटली डन बाय द सुप्रीम कोर्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब उसके बाद जब आप आते हैं, मेरा एक सवाल है इसमें बैरिस्टर साहब, आपने कहा चूजन जजेस की बात जब आती है कि वो जजेस जिन्होंने फैसला दिया था वही नजरसानी करेंगे, अब एक जज रिटायर हो गया तो उसको घर से बुलाएंगे आप क्या? सर लेकिन एट द सेम टाइम 5 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया था आज सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर क्यों नहीं शामिल किया गया? साहब मैं इसका रिप्लाई चाहूंगा। मैं तो यही बात कह रहा हूँ ना जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद हैं, मतलब जस्टिस आयशा मलिक ऑलरेडी आपके सामने, मतलब वो इस बेंच से हट गई, आज जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब हट गए, तो 5 जजेस तो मौजूद थे, उनको क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल किया गया? ये रिव्यू है, जिस तरह रियासत अली आज़ाद साहब ने कहा कि ये रिव्यू है, ये नजरसानी है, ये दूसरी नजर है। तो पहली नजर वाली जजेस को अगर आप नहीं बिठाएंगे तो दूसरी नजर वाली जजेस को तो आप पहले ही पहली नजर में बिठा रहे हैं। और उनके मुतालिक जब एक पार्टी बार बार ये बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 26वीं आईनी तरमीम के जो समरात हैं वो इस हुकूमत ने लेने हैं, देखें इसी तरमीम के तहत जुडिशरी को फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जेक्टिव के ताबे किया गया है। आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो फॉर्मेशन है वो एग्जेक्टिव करता है। ठीक है बैरिस्टर साहब, मैं काशिफ साहब की तरफ जा रहा हूं। प्रिंसिपल के काशिफ साहब इस पे क्या आपकी राय है, आप क्या कहते हैं जो बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं? चूंकि मैं तो एक साफ़ी तालिब इल्म हूँ, इतना बड़ा नहीं, हमने वकील सारा तो कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कुछ मैं इस दौर में सिर्फ एक मैं अपने भाइयों को ये बताता चलूँ कि जिन जजेस को ये कह रहे हैं कि उनको बेंच में शामिल होना चाहिए था, हजूर 2 सुप्रीम कोर्ट के जज थे मोअज़्ज़िज़ जज साहबान, जिसका ये फैसला आया, उसमें एक थे जस्टिस नईम अफगान साहब और एक थे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। ये 2 जज थे जिन्होंने क्लियर कट फैसला दिया था कि तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाक स्पेशल सीट्स का नहीं है। चेक कर लीजिए उस बेंच में डिक्लाइन नोट मुझे दिया ये है। बताएं इन तो दो का ये सर मुझे बात तो कर लीजिए, मैंने आपका आर्गूमेंट सुना सर, मैं अब फिर भी सुनूंगा आप जब तक कहेंगे सर। अच्छा, अब वो जजेस साहबान का भी तो फैसला डिसेंडिंग नोट था ना, उस वक्त वो अकलियत में थे, आज वो इसका हिस्सा थे। अब सवाल ये है कि उन जजेस को रिव्यू आईनी बेंच में डालने का मामला यह है कि आपने एक आईनी बेंच बनाना है, उसको बनाने का एक तरीकाकार डिफाइन हो गया। उस डिफाइन तरीकाकार में उस कमेटी ने वो आईनी बेंच के जजेस लगाए हैं, उसमें कोई मनपसंद पिक एंड चूज को प्राइम मिनिस्टर ने या किसी और ने नहीं लगाए, नंबर 1। नंबर 2, 13 जजेस का बेंच था सर आईनी, 7 जजेस ने फैसला दिया है कि ये नशिस्तें जो उसकी बाकी पार्टी को दी जाए। कुल 6 जजेस मुख्तलिफ औकात में बेंच से लैदा होते चले गए, वो चले गए अकलियत में फैसला चला गया। कोई ऐसा नहीं है कि वो 8 जजेस का अकलियत का फैसला, 13 का बेंच था, 7 इधर हो गए, 6 इधर हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल अगर बाकी जमातें एलिजिबल नहीं है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल भी एलिजिबल नहीं है, तहरीक इंसाफ भी एलिजिबल नहीं है। किस बुनियाद के ऊपर आर्टिकल के किस बुनियाद के ऊपर आपने कहा कि 15 सवाल ये आ रहा है कि इनको क्यों मिल रही है? सर मेरी बात तो सुन लीजिए ना सर, मेरा तो रोना ये है ही नहीं सर, मेरा रोना ये है ही नहीं हुजूर कि आप किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे।
मेरा रोना सिर्फ एक है कि आपने उस वक्त किस आइन के आर्टिकल के तहत कहा था कि दोबारा इनसे हलफनामे लें। आप खुद कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल कहता है 3 दिन में एफिलिएशन देनी है। एक बंदा कहता है 3 दिन पहले कि मैं सुन्नी ताल कौंसिल का बंदा हूं, और आप फिर जज उसे कहते हैं 15 दिन बाद आप दोबारा दें, और फिर वो दोबारा अपनी वफादारी दे। क्यों भाई दे? आपको ये इस्तेहकाक किसने दिया? आइन का आर्टिकल बताएं कौन सा कहता है जी 15 दिन का आप दोबारा टाइम दें। नंबर 3, सुन्नी ताल कौंसिल की बात कर रहे हैं सर। उमर अयूब साहब, नाम सुनते जाइएगा, उमर अयूब साहब, अली असगर साहब, गौहर अली खान साहब, मुबारक ज़ेब साहब, ब्रिगेडियर अशरफ घुमन साहब, उस्मान अली साहब, ज़हूर कुरैशी साहब, गौहर अली खान, उमर अयूब आज की डेट तक असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार है। उन्होंने सुन्नी ताल कौंसिल ज्वाइन नहीं की। क्यों नहीं की? बाकी सबको आपने सुन्नी ताल कौंसिल ज्वाइन कराई, तो आपने खुद क्यों नहीं की? आप पार्टी के चेयरमैन हैं, आप अपोजिशन लीडर हैं, आपने क्यों नहीं की? इनको पता था कि हमारे साथ क्या होगा, और आप अपोजिशन लीडर बन के बैठे हुए हैं, आप चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई। एक आखिरी आर्गूमेंट सर, 1973 में ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना डिजिटल मीडिया था, प्रिंट मीडिया था। आज 52 साल हो गए सर, जिद्दत आ गई। अगर इन 52 सालों में 26 आईनी तरमीमें आ गई हैं, तो आप कहें जी उसकी बुनियाद ही बिल्कुल गलत हो गई है। मेरा तो मामला एक है कि हुजूर आप आइए, आइन ऐवान में बैठिए, 2 ताई अक्सरियत लाइए, आप सारे के सारे बरतानिया का कानून कहता है, क्योंकि वो तो कहा जाता है कि वो रिटर्न नहीं है। मैं बैरिस्टर साहब थोड़ा सा माजरत चाहूंगा, मैं बाकी गेस्ट इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। मैं रियासत अली आज़ाद साहब ये बात कर रहा हूँ कि बरतानिया का कानून कोई रिटर्न नहीं है, रवायात पर मबनी है, और उसमें कहा जाता है किंग कैन डू नो रॉन्ग एक्सेप्ट, उसमें भी कदगन है कि औरत को मर्द और मर्द को औरत नहीं बना सकता। यही हम लॉ की स्टडीज़ में पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। आप मुझे ये बताएं कि जब हम कहते हैं ना जिस चद भी अपनी पट भी अपनी, जजेस का अगर आप अपने जजेस लगाने के बाद और कहें कि फैसले अपनी मनपसंद के आ जाएं, और जब आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप कहें कि जी ये तो गलत हो रहा है, तो ये एक बड़ा अजीब सा इंसाफ नहीं बनता नजर आ रहा। देखिए आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 इसको आप पढ़ें जो आइन के अंदर दिया गया 73 के अदलिया को इंतज़ामिया से अलग किया जाएगा प्रोग्रेसिवली। जब 1973 का आइन बना था, आपने 26वीं तरमीम से अदलिया को उठा के इंतज़ामिया की गोद में बिठा दिया है। आपने अदलिया का वजूद बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान के अंदर अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं समझता हूं कि अदलिया अब कम और बांदी ज्यादा बन गई है। मेरी गुजारिश तो सुन बिल्कुल अदलिया ने गलत फैसला किया। जस्टिस मुनीर से लेके और जो नसीम हसन शाह इन्होंने फैसला दिया, ये बिल्कुल आज का फैसला, बिल्कुल आज का फैसला भी वही है। आप देखें काशिफ साहब, आप बड़े देखे, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं ना, मुझे बात करने दे। आप साफी हैं, आपने अपना व्यू दिया, मुझे देने दें। मुझे बताएं कि आप बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत ये टाइम दिया। आर्टिकल 187 जो है ना कंप्लीट जस्टिस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी ज़ाब्ते की, किसी टेक्निकल, किसी ग्राउंड की पाबंद नहीं है। जैसे कि अंडर आर्टिकल 199 आप किसी हाई कोर्ट में जाएं तो नीचे हम लिखते हैं एनी अदर रिलीफ दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम फिट एंड एप्रोप्रिएट मे काइंडली बी ग्रांटेड। उसमें यह है कि अगर मैंने ज़ाब्ते में नहीं लिखा, सेक्शन 561 ACRPC और सेक्शन 151 CPC है, उसके अंदर यह है कि अदालत हाई कोर्ट किसी ज़ाब्ते की पाबंद नहीं है। पहले प्री इलेक्शन था जो आर्टिकल 51D सब उसकी प्रोवाइजो में लिखा हुआ है 3 डेज का। ये उसके बाद कंप्लीट जस्टिस की बात है। उसके अंदर देखें, उन्हें डायरेक्ट किया गया कि आपने लिस्ट भी जमा करवानी है, आपने बयान हल्फी भी देनी है। उस प्रोसीजर के लिए रिक्वायरमेंट थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर लिखा था दैट द जजमेंट व्हिच वाज पास्ड एट दैट टाइम बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दैट वाज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कंप्लीट जस्टिस व्हिच वाज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ सवाल है आप जी सवाल कर लें अपनी गुफ्तगू। इफ्तिखार चौधरी जो एक जिसे कहते हैं ना कि अदालत के नाम के ऊपर और इंसाफ के नाम के ऊपर एक देवी बना दी गई थी, जिसके लिए आपने भी मारें खाई, हम मीडिया वाले भी पीछे पीछे फिरते रहे और अपने आप को अपना खून जलाते रहे। आपको लगता नहीं है कि जब मुशर्रफ के दौर के अंदर वो 3 साल की अमेंडमेंट करने का अख्तियार दे देता है, तो वो कौन सी अदालत थी? देखिए अख्तियार किसने दिया बताए ना, उसमें कौन कहते हैं? आप सैयद जफर अली शाह केस को रेफर कर रहे हैं ना, आप उसको पढ़े। उसके अंदर अदलिया को जो दिया, तो हम
ऐसे किसी भी इकदाम को वो किसी भी जज ने किया हो, मैं तो उसके कम से कम खिलाफ हूं। मैं तो हमेशा ऐसा कहता हूं कि अदलिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अदलिया को किसी के जेरे दबाव नहीं तो होना भाई चाहिए। सवाल यही है, आइन कब और हुई? कानून के उसी को मुताबिक आपने देखिए, इंसाफ का चैंपियन बना दिया। देखिए मेरी बात, मैं उस वक्त 2 दफा जिसने मेरी आसम भाई सुने, मैं 2 दफा सेक्रेटरी था वकला तहरीक के दौरान। मैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का, मेरे मुर्शद मेरी लेफ्ट साइड पे बैठे हैं। मैंने उस वक्त उस वकला तहरीक में हमने इसलिए एक ख्वाब देखा था कि इस मुल्क के अंदर एक आजाद अदलिया हो। अगर किसी ने गलत फैसला किया तो मैं कब उसको कह रहा हूं कि वो ठीक है। आजाद अदलिया को आजाद कराने वाले को सबसे पहले शिकार किया, ये देखिए यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा। आसिम भाई मेरी ये वो महान अदालतों की मिसालें हैं। एक बात तो justifiable है ना, जजमेंट टू कि जजमेंट मेरे आप भाई मान डिस्कस रहे हैं, करेंगे, किसी गलत फैसले जजमेंट को टू तस्लीम नहीं जजमेंट कर रहे आप हो। करें। बिल्कुल मैं ठीक कोई है। गलत फैसला बिल्कुल ठीक बात जो है। आइन और कानून के खिलाफ है, मैं आज भी उसके खिलाफ हूं। बिल्कुल मैं उस ठीक बात। अदलिया को नहीं मानता जो जेरे दबाव करे, जो आइन और ठीक, कानून ठीक, से मुतसादम बिल्कुल ठीक। फैसला है, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता। अच्छी बात है। ठीक है, मैं एक बैरिस्टर कमर साहब आपकी तरफ आऊँगा। हमारे अदलिया की तारीख जो है वो खुद जजेस इस बात का अक्सर इजहार कर चुके हैं कि कोई इतनी रोशन मिसालें हमारे पास मौजूद नहीं हैं और तारीख में हमारे स्याह दिन और स्याह फैसले मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें, इसको भी तसव्वुर कर लिया जाए कि ये भी कोई इंसाफ के रास्ते में कदगन आ गई है इस फैसले की बनिस्बत, तो नज़रसानी एक लार्जर बेंच की एक अपील के बाद एक फ़ैसला ऐसा आना, तो इसके आप रिपरकल्शन जो आप देखते हैं कि इससे क्या मिसाल ऐसी कायम होगी आइंदा आने वाले वक्तों में कि जो मिसाल इबरत बनेगी दूसरी जमातें? क्योंकि ये फैसला किसी एक जमात को टारगेट करके नहीं होता, इसके आइंदा आने वाली जमातों के और दिनों में बहुत सारे और भी फैसले इससे मुतासिर होते हैं। आसिफ साहब, बात यह है कि हमेशा तारीख भरी पड़ी है हमारी ख़ास तौर पर, लेकिन 75 साल कौमों की ज़िंदगी स्पेशली में, अदलिया की 75 साल कौमों की ज़िंदगी में कुछ नहीं होते। जहाँ तक है कंप्लीट जस्टिस करने की बात की गई, ये पहली बार ही देखा है जी कंप्लीट जस्टिस जिसमें सुप्रीम कोर्ट मंगवा रही है और फॉर्म से इंटेंशन देख रही है कि नाम मिटाया गया और पढ़ रही है, वो मौका गंवा दिया गया। ये सर सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकती। ये जब भी देखना है तो ये नीचे कहीं एविडेंस में इलेक्शन कमीशन देख सकता है, ट्रिब्यूनल देख सकता है कि उसकी इंटेंट क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ये कागजों में पढ़ के, आर्टिकल के तहत तो अपने कागजात में पढ़ के एक तो दस्तावेज को ये मुलाहिजा नहीं कर सकते, ये वहां देखना। ये कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है, वहां पर जब इन्होंने डिसाइड करना है तो वहां ये इंटेंट को ये खुद ये एज्यूम नहीं कर सकते, जो इनके दिल में आ रही हो वो ही ये वहां ढाल दिया जाए। जहां तक सवाल है कि इसका तो तारीख ही फैसला करेगी कि कितना बेहतर है ये कि नहीं है। एक और बात की गई कि क्योंकि वो नज़रिए के साथ थे। सर मुझे तो अब यहाँ मैं आपकी तवज्जो से पूछता हूँ, ये नज़रिया है क्या? ये 26 करोड़ अवाम का जीता जागता मुल्क है, ये आज बता दें कि इनका ब्लूप्रिंट क्या है, गुड गवर्नेंस का क्या है, एजुकेशन क्या है इनके लिए, हेल्थ के सेक्टर में इन्होंने क्या रिफॉर्म्स लाने। अगर इनको मौका दिया जाए, क्योंकि इनके साथ ज्यादती हो रही, इनको दे दिया जाएगा। आज तक अब ये 2.5-3 साल में भी कोई मैनिफेस्टो में ये ला सकें कि इन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स क्या करने, या यही ये वाजे कह दें। मुझे तो ये लगता है कि 26वीं तरमीम की इन्होंने भी ऐवान में हमायत की, सिर्फ पब्लिकली इसको डिसओन किया। ये आज कह दें कि ये जब लाएंगे तो ये आइन को किस हालत में रिस्टोर करेंगे, आइन की प्रोविजंस कौन सी होंगी जिसको ये बहाल करेंगे, या अदलिया का इस्तेहकाक या अदलिया का वकार बहाल ये जमात जो कह रही है कि जो अभी इफेक्ट हो रही है ये कैसे करेगी। मुझे तो एक वाइट पेपर नजर नहीं आता जिसमें कहा गया हो कि ये तरामीम गलत हैं और इनका ऑल्टरनेट सोल्यूशन ये देते हूं मैं, और इस पर अवाम जो है साथ दे। वो कहते हैं ना कि विचो विचो खाई जो तो शोर मचाई जो। भाई मुझे एक जुमला सिर्फ कहने दें, मुझे बता दें, एक लैटिन मैगज़ीन में सेलस पपुली इज सुप्रीमा लेक्स कि बेहतरीन लेजिस्लेशन वो है विच इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। जब से ये गवर्नमेंट आई है 26वीं तरमीम से पहले और 26वीं तरमीम के बाद, एक मुझे बिल बता दें या लेजिस्लेशन बता दें जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक बनाई। आज सारी लेजिस्लेशन आप उठा के देख लें, सिर्फ और सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को तवालत देने के लिए और उसको स्मूथ करने के लिए सारी लेजिस्लेशन की, इसको आप लेजिस्लेशन कहते हैं। चलें मैं वक्फा लेता हूं। एक मिनट, लेजिस्लेशन अगर नहीं भी है, फॉर तो पार्लिमान है ना, तो पार्लिमान अगर कर रही है तो बताएं हमारे पास क्या हक है? हमारे पास कौन सा मैं इस मुल्क का सिटीजन हूं, मैं स्टेक होल्डर हूं, मैं टैक्स पेयर हूं, मेरा हक है मैं पूछूं कि मेरे लिए आपने क्या किया है। ये है डेमोक्रेसी, ये है पार्लियामेंट, दिस इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट, नो वन कैन क्वेश्चन। पार्लियामेंट को हुकूक देता है, को कैसे रोके? मेरा सवाल तो कैसे रोके, बात वही कह रहा हूं, पूछे, मैं भी पूछ रहा हूं कि जिसको आइन खुद हक देता है लेजिस्लेशन पार्लियामेंट को कैसे रोके, ये बता दें मुझे। भाई मेरे वोटों से क्या है ना, तो मैं पूछने का हक रखता हूं, मेरा ये राइट है।
मैं वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं। आज का फैसला तारीख़ी लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें एक नई रवायत कायम हुई है कि जिन पार्टी, जो कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कि जी जिनकी पार्टी की सीटें बनती नहीं हैं उनको दे दी गई, यानी कि वो डिज़र्व नहीं करते। और दूसरी तरफ जो फैसला देखा गया उसमें ये कहा गया जो पार्टी नहीं है इस केस के अंदर और जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा उसको कैसे दी जाए। लेकिन आइन ये कहता है कि अगर देनी है तो सबको दे दो, क्योंकि अगर वो सीटें रोकी गई तो पार्लियामान मुकम्मल नहीं होती। काशिफ साहब, मैं बैरिस्टर साहब की तरफ आऊँगा। शाहिद साहब, पार्लियामान को अधूरा भी नहीं छोड़ा जा सकता ना, आप कह रहे हैं कि उनको क्यों दी गई? देखें, बात बड़ी सिंपल सी है कि 26वीं आईनी तरमीम, आइन के अंदर आपने तरमीम की, तो सर वो तो हो गई ना, छोड़े अब आगे 27वीं की बात करें, अब तो वो आनी है। मुझे जरा कंप्लीट करने दें जी। क्या उस वक्त सेनेट मुकम्मल था? क्या उस वक्त पार्लियामान जो है मुकम्मल थी? बिल्कुल नहीं थी। कोई असेंबली मुकम्मल नहीं थी। तो आपने 26वीं आईनी तरमीम कर ली और जिस वांडे अंदाज के अंदर आपने की वो भी सारे पाकिस्तान ने देखा कि रात को 12 बजे बैठते हैं, सुबह 3 बजे तक असेंबली का सेशन चलता है और फिर पता लगता है जी कि आज नंबर पूरे नहीं है, फिर किसी दिन करेंगे। और फिर आपके लॉ मिनिस्टर ही कहते हैं कि मुझे अभी मुसवदा मिला है, मैं भी उसको पढ़ लूँ तो उसके बाद चलूँगा। बात ये है, हम पार्लियामान की बात कर रहे हैं सर, इसकी मिसाल मौजूद है। आर्मी चीफ बाजवा साहब के लिए जो तरमीम किया, जो भी वोटिंग की गई थी, वो भी थोड़ी सी याद रखें आप कि वो किस तरह हुई थी। देखिए, मैं एक बात जो हमेशा की जाती है, अगर तारीख के अंदर, पाकिस्तान के माजी के अंदर अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका ये मतलब है कि आने वाले दिनों के चलें, ये तो माना आपने कि वो गलत हुआ, चलें, ये तो शुक्रिया आपका। मेरी गुजारिश सुन लेना। देखिए, आज पार्लियामान के अंदर जो मेंबर्स बैठे हैं और ये पार्लियामान जो बैठी है, ये इसके ऊपर एक सीरियस किस्म की इसकी लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं। फॉर्म 47 की ये गवर्नमेंट है, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू दिन से ये क्लेम कर रही है कि हमने 180 से ज़ायद सीटें जीती और ये फॉर्म 47 के थ्रू इनकी एक पार्लियामान को बनाया गया जिसकी किसी जगह पे लीगल बैकिंग नहीं है। और इस हवाले से आपने देखा बार बार कानून के यहाँ पे मिसाल दी जाती रही। क्या आज वो 160 दिन जो इलेक्शन एक्ट के अंदर दिए गए थे, क्या आपने इलेक्शन पिटिशंस का फैसला करना है? क्या इलेक्शन पिटिशंस के फैसले हो गए? इस पे डिटेल से बात भी हो सकती है, इसमें तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है। मैं काशिफ साहब की तरफ आऊंगा क्योंकि ये सेगमेंट हमारा बड़ा शॉर्ट है। और वो 90 डेज में जो इलेक्शन करवाने थे, क्या वो हुए थे? काशिफ साहब, मैं बिल्कुल रियासत साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में पहली दफा, बैरिस्टर साहब, काशिफ साहब के टर्न है, पाकिस्तान में पहली दफा अगर आइन की वायलेशन हुई और अगर तारीख ने कहीं मुआखजा किया तो वो उस बात पे होगा कि 3 माह में आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराया जिस वक्त निगरान सेटअप था। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। दूसरी बात ये है जो मेरे भाई कह रहे थे, सर देखें, सेनेट और कौमी असम्बली में 2 तिहाई अक्सरियत दरकार है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोरम पूरा नहीं है, ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पूरा था, ना प्राइम मिनिस्टर के था। देखिए, जो बात जेन्युइन है, लेकिन मेरा मामला यह है कि 2 तिहाई अक्सरियत हो गई, जैसे कैसे करा के उन्होंने कर लिया। मेरा तो रोना एक ही है, हुजूर, पार्लियामान के पास इख्तियार है कानून साजी का, वो गलत करे या सही करे, आप मुझे उससे इख्तलाफ हो बिल्कुल ऐसी है ना इतफाक हो। मेरा मामला यह है कि हमारी जो सियासतदान है उनका बैटल ग्राउंड पार्लियामान है। आपने पार्लियामान में बैठना था। आप जिस पार्टी, जो पार्टी आज जहां पे खड़ी है, इस पार्टी को पीपल्स पार्टी वाले बिलावल साहब दोनों बाएं खोल के वोटिंग की जगह वॉकआउट करते रहे। हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं, लेकिन पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकी थी। ये अगर उस वक्त आ जाते तो शायद ये कानून साजी ना होती, शायद अदलिया आजाद हो जाती। अदलिया का मामला एक ही, एक जुमला सिर्फ, मुझे इस बात पे तकलीफ है कि ये जितने भी जजी साहबान बैठे बसद एहतराम, मुझे भले फांसी लगा दे, मैं एक बात कहने से नहीं टलूंगा कि याद रखिए ये ओहदे आर्जी हैं, हतमी एक दिन जजमेंट डे होना है, अल्लाह के सामने पेश होना है। बेशक, जो जजेस नीचे बैठे, मैं रियासत अली आजाद साहब आपकी तरफ आऊंगा। दूसरे सियासतदानों को सजाएं सुनाई, आज वो क्यों बरी कर रहे हैं? बैरिस्टर साहब, मैं प्लीज, उनका जवाब कौन देगा सर? जी लोग खुद कह रहे हैं, जो सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हैं, कि हमारे पास मैंडेट ही नहीं है, लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, और ये खुद तस्लीम करते हैं। मेरी बात सुने, इस बहस पे चलेंगे बैरिस्टर साहब। 2018 में मैंडेट नहीं मिला था सर, क्या बात कर रहे हैं सर? 2018 में कहां से मैंडेट मिला था? मैं इस पे अक्सर डिबेट करने को तैयार हूं, विद एविडेंस डिबेट करने को तैयार हूं।
2018 में इमरान खान को कहां से डिबेट मैंडेट मिल गया था? जी जी 2018 में जो हुआ तो इसका मतलब है 2000 नहीं तो फिर तो फिर आप उनको तो पहले रियासत अली आज़ाद साहब, पहले उनको तो गलत कह रहे हैं। हम कानून में दुरुस्ती की बात करते हैं या मिसाल कायम करने की बात करते हैं। हमें मिसालें नहीं मिलती आइन के अंदर भी, और हमें मिसालें नहीं मिलती जुडिशरी की तरफ से भी। रियासत साहब जी, मैं समझता हूं कि देखें, अदलिया की जो तारीख है पाकिस्तान के अंदर वो बिल्कुल कोई दरख्शंदा रवायात नहीं है। इस मुल्क की तारीख भी देखें तो वो शर्मिंदा रवायात तो जरूर है ना। रवायात नहीं है। इस मुल्क के अंदर 35 साल मार्शल लॉ भी रहा है। तो आपके इस मुल्क के अंदर जो इदारों की वो ग्रूमिंग थी, जो इंस्टीट्यूशंस को आपने बिल्ड करना था, वो शायद हो ही नहीं सका। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ रोज़ एक नया आने वाला जो भी हुक्मरान आता है वो आके एक नई अमेंडमेंट, बल्दियाती इंतखाबात आर्टिकल 140A को आप देखें, इस्लामाबाद में हुए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुए, हाई कोर्ट में पिटीशन हुए, आज भी उसमें नहीं हुए। तो छोड़ दें। कोई आता है वो कहता है कि जी ये मेंबर जिला कौंसिल का निज़ाम होगा, कोई आता है वो कहता है इसमें नाज़म और नैब नाज़म हो गए। हर बंदा अपनी मर्तबा आगे एक नई गेम, एक नया पिंडोरा बॉक्स और एक नई पिंडारी अपनी लेके आ जाता है और अपने मफादात का सौदा करता है और बस लेके तो अपने मफादात समेटता है, लपेटता है और चला जाता है। इस मुल्क के लिए करने की ये सोच जो है ना, मैं समझता हूं कि अगर इंस्टीट्यूशन आपके इस मुल्क के अंदर मजबूत होंगे, निजाम ऑटोमेटिकली आप लोगों को मजबूत करते हैं, आप शख्सियत को मजबूत करते हैं, इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आसिम भाई तमाम इदारे, मुझे एक इदारा बता दें जिसको आप इदारा कह सकते हैं जो आइन और कानून के मैंडेट और उसकी डोमेन के अंदर है कि काम कर सकता है या उसकी इंडिपेंडेंस है। मुझे एक मिसाल दे दें। इस मुल्क के अंदर एक विल की जरूरत है, नेक नीति की जरूरत है। यहाँ पे जो मफादात का मामला है उससे ये वो मुल्क है जहाँ पे सियासी जमातें अपने दौरे हुकूमत में, रियासत साहब, बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराती और अपने जिसे कहते हैं ना राह फरार इख्तियार करती, क्योंकि पैसा उनके हाथ से निकल के अवामी नुमाइंदों के पास चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। आप किस इदारे, किस सियासत, किस सियासी जमात की बात कर रहे हैं, किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? जो अपनी हुकूमत में रहा उसने इस आइन की धज्जियां उड़ाई, तो फिर कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अदालतें आपको इंसाफ देंगी? कमर साहब। आसिम साहब, एक तस्हीह करता चलूं कि ये जो कहते हैं कि जी बाकी पार्टीज़ को नहीं मिलनी चाहिए थी, तो ये लिस्ट जो रिजर्व सीट की है ये इंतखाबात से पहले जमा हो जाती है, जिसमें माइनॉरिटीज़ और वीमेन। तो वो ये कहना कि बाकियों को नहीं मिलनी चाहिए, तो वो इलेक्शन दोबारा नहीं होते, वो री एलोकेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी है कि जिसकी फहरिस्त मौजूद नहीं है वो सीट्स अगर वो इंटाइटल होती तो तब था, नहीं तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी बाकी पार्टीज़ में। ये फार्मूला वहाँ दिया गया। तो ये बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये हकाइक पर मबनी बात नहीं है कि बाकी पार्टीज़ का राइट नहीं है। बाकी पार्टीज़ का बिल्कुल राइट है कि उन्होंने फहरिस्त अपनी जमा कराई हुई, अलबत्ता अगर उनकी फहरिस्त वहाँ ना होती फिर कोई और बात है, लेकिन वो जमा कराई हुई। फिर इसके ऊपर आइन और दूसरी बात इसके हवाले से सर ये बात कर लें फिर मेरा ख्याल है कि अगर ये आर्गुमेंट मैं चाह रहा हूं वो मुकम्मल कर लें। जी, और दूसरी बात सर कि यस ये होता आया है, जिसको भी इख्तियार मिला है और उन्होंने करते हुए, और मुझे तो एक टाइम पे फीलिंग ये थी कि ये चीज़ शायद इमरान खान साहब पे ज़्यादा लग जाए वायलेशन की, आर्टिकल 6 की वायलेशन की, और शायद कोई सिविल बंदा इसकी जद में आ जाए बजाय इसके कि मिलिट्री डिक्टेटर्स को आना पड़ेगा। तो बहरहाल एक सफ़र है जो जारी है, हमें लर्न करना है, बेहतरी की तरफ जाना है। मुझे ये लगता है कि बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और वो भी तकरीबन इलेक्शन 2024 के कोई 5-6 माह बाद एक रिलीफ दे देना जो घर से निकाल कर, जंबील से निकाल कर दे दिया गया, मेरा ये ख्याल है कि वो नामुनासिब था, क्योंकि ये पॉलिटिकल डोमेन में होने वाले फैसले थे। उसको बहरहाल वहाँ पर जुडिशल साइड पर शायद सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए था। बहरहाल उनके अपना एक है, उन्होंने उसको जस्टिफाई किया है। और ये भी मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि सुप्रीम कोर्ट फिर अपना वजाहती नोट जारी करे कि हमारा ये मतलब है। मेरे लिए तकलीफ दे बात है, क्योंकि जजमेंट है सर, उसमें वजाहती नोट आना और उसको कैसे किया जाएगा, ये तो फिर उसको या तारीख परखती है या फिर जिस तरह जिन अदारों ने अमल दरामद उस पर कराना होता है वो इसको परख सकते हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता कराने वाले फिर कराते हैं तो फिर आवाज़ बड़ी दूर से आती है। जी सर, ठीक है, अपने दौर में वो चीज़ अच्छी लगती है जो आपके फ़ायदे के लिए होती है, बेशक वो गैर आईनी क्यों ना, ठीक है। और जब आपकी बारी आती है तो आप पूरी दुनिया में वावेला ज़रूर मचाते हैं। बात यह है कि कानून पर अमल दरामद करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमने किसी हुकूमत को नहीं देखा कि वो आईनी तौर पर इन चीज़ों को अपनी सुबुकदोश हों या उसकी जिम्मेदारियाँ उस तरह निभा सकें।
हमने हमेशा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं से इंटरवीन करना पड़ता है, आपके सियासी मामलात में भी, आपके इंतज़ामी मामलात में भी। मैं इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि इंतज़ामी मामलात में भी मुदाखलत करे, लेकिन जब हद हो जाती है, पब्लिक एट लार्ज चीज़ें मुतासिर हो रही होती हैं, तो हमने मुख्तलिफ अदवार में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और उसके सिले में सुप्रीम कोर्ट जी आसिम भाई एक बात करना चाह रहा हूँ कि काशिफ ने कहा था कि जी पार्लिमान का काम है लेजिस्लेशन, मैं उसको सेकंड करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट पढ़ें, उसके अंदर जो वकला महाज बराए तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर पाकिस्तान बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में ये होल्ड कर दिया गया था कि अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन जो बुनियादी जो आर्टिकल 8 से 28 चैप्टर नंबर 1 1973 उससे मुतसादम है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के खिलाफ है, तो उसको वो स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। देखें, आप स्ट्राइक डाउन तो कर सकते हैं, लेकिन काशिफ साहब मैं आपको मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, कोई आपकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है काशिफ भाई, तो आप उसकी को जजमेंट रेफर कर दे। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मेरी बात जी चलें, मैं एक बात कह रहा हूं, लंबी बहस है इसमें, वक्त हमारा खत्म हुआ गया है, वक्त हमारा खत्म हुआ चाहता है, काशिफ साहब का वक्त हमारा खत्म हुआ चाहता है, मैं चाहूंगा इजाजत, लेकिन बात वही है कि हर चीज़ को हम बात करते हैं अपनी ख्वाहिशात के ताबे और उसके मुताबिक हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात करें या फिर हम लेजिस्लेशंस की बात करें। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।